हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मानव रक्त ह्यूमन ब्लड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं या बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो इस छोटे से वीडियो में हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण ब्लड सर्कुलेशन की व्याख्या की? तो वो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की तो वो थे विलियम हार्वे। सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की व्याख्या की थी सबसे पहले। चलिए, तो इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल लैंडस्टीनर। इनको भी याद रखेंगे। इन्होंने ब्लड ग्रुप रक्त समूह की खोज की थी और इन्होंने साथ ही साथ RH फैक्टर की भी खोज की थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। गैगर मेंडल जाने जाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम ल्यूवेनहॉक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाने जाते हैं बैक्टीरिया जीवाणु की खोज के लिए। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। ये बैक्टीरिया की खोज की थी इन्होंने, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला एक पॉइंट याद रखेंगे, बीच में एक पॉइंट है यहाँ पे, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है या स्टडी ऑफ ब्लड कहते हैं हीमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जानते हैं ब्लड के बारे में, जैसे कि ब्लड किस किस चीज़ से बना होता है। ब्लड मेनली दो चीज़ों से बना होता है, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा से एक पॉइंट बन जाता है कि ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो लगभग 55% होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है जी। ब्लड कार्पसल्स 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इनसे कुछ क्वेश्चंस या पॉइंट्स बनते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। RBC की बात करें तो RBC से पूछा जाता है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है बोन मैरो। याद रखेंगे, बोन मैरो, या हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। इसके जीवन काल से प्रश्न बन जाता है। RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। तीसरा पॉइंट बन जाता है, RBC की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो RBC की मृत्यु होती है प्लीहा में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और इसको क्या बोला जाता है, ये है रेड ब्लड कार्पसल्स, या हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसके साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। इसको मैं याद कराऊंगा कैसे इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको याद कराने की कोशिश करूंगा आगे। और WBC का भी निर्माण हमेशा बोन मैरो में होता है, मतलब अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का भी निर्माण बोन मैरो में होता है। तीनों का ही निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है, ये याद रखेंगे। इसका जीवन काल भी पूछ लेते हैं, तो WBC का जो जीवन काल है वो होता है 10 से लगभग 13 दिन के आसपास। 10 से 13 दिन पूछ लेता है। और प्लेटलेट्स का भी जीवन काल ज़्यादा पूछता नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। इसका 7 से लगभग 10 दिन का इसका जीवन काल है। तो इतना ये पॉइंट्स इनसे पूछे जाते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स से। चलिए आगे चलते हैं। बाकी पॉइंट्स हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। मानव रक्त के लाल रंग का कारण क्या है, तो मानव रक्त के लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, ये रक्त में मौजूद होता है और यही ऑक्सीजन का संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घूमता है वो हीमोग्लोबिन के से ही घूमता है। और हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है आयरन। ये ध्यान रखेंगे, ये कई बार ही पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु है, तो मैंने अभी भी बताया हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु होगी आयरन, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा B, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। चलिए, तो पीएच मान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पीएच मान के बारे में। पीएच स्केल होता है आपका 0 से लेके 14 तक, और बीच में होता है 7। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इधर साइड, ये आपको दर्शाता है अम्लता या एसिडिक नेचर। और ये जो राइट हैंड साइड है 7 से 14 तक, ये आपको दिखवाता है क्षारीय
या फिर एल्कलाइन नेचर या बेसिक बेस को दर्शाता है, सॉरी। ठीक है जी, इसको आप याद रखेंगे। 0 से 7 एसिड और 7 से 14 बेस को दर्शाता है, और जो 7 है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे पीएच मान की खोज किसने की थी, तो पीएच मान की खोज की थी सोरेनसन। नाम याद रखेंगे, पीएच मान की खोज की थी सोरेनसन ने। चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन, थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सी है, तो याद रखेंगे इसमें 2 प्रोटीन होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन दोनों ही प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि थक्का जमने में सहायक होती हैं। अच्छा, फाइब्रोनोजन से एक पॉइंट बन जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फाइब्रोनोजन प्रोटीन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा में से ये फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ चीज़ होता है उसको हम बोलते हैं सीरम। ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि सीरम क्या होता है, ऐसे सीधा क्वेश्चन बन जाता है और ऑप्शन में दे देंगे बिना फाइब्रोनोजन प्रोटीन का प्लाज्मा। तो इस तरीके से याद रखेंगे, एक टर्म होता है इम्पोर्टेंट सीरम, इसको भी देख। रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी तक तो हमने जाना था जो कि थक्का जमने में सहायक होता है, ये थक्का रोधी जो थक्का नहीं जमने देता है। अभी तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले आंसर देख लेते हैं। थक्का रोधी पदार्थ होता है हिपेरिन। हिपेरिन ये भी एक प्रोटीन ही है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो नर्व्स हैं, हमारी जो नसों में रक्त बहता है वो जमता नहीं है, वो जम ना जाए, इसीलिए एक ये होता है हमारे ब्लड में हिपेरिन मौजूद होता है, जिससे कि बहते हुए रक्त को जमने नहीं देता। वरना रक्त के बहती हुई नसों में ही हमारे थक्का ना जम जाए, इसके लिए होता है ये हिपेरिन। रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है विटामिन, तो वो है विटामिन के। अगर बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का जमने में मुश्किल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो मैंने इसका आंसर आपको ऊपर भी बता दिया। तो रक्त समूह की खोज जो की गई थी वो की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने साथ ही साथ बताया था इन्होंने RH फैक्टर की भी खोज की थी, वो भी याद रख लेंगे। ये भी बायोलॉजी का ही टर्म है, RH फैक्टर। विलियम हार्वे मैंने बता ही दिया, रक्त संचरण, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। और वॉटसन एवं क्रीक, ये भी याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने खोज की थी DNA की, कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वॉटसन और क्रीक ने खोज की थी DNA की। और लास्ट में रोनाल्ड रोस, इनको भी याद रखेंगे, इनको जाना जाता है मलेरिया के परिजीवी की खोज के लिए। तो ये भी याद रखेंगे, मलेरिया के परिजीवी की खोज की थी किसने, रोनाल्ड रोस ने। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त समूह होते हैं जी आपके 4 प्रकार के। कौन कौन से वो देख लेते हैं। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। ये 4 प्रकार के आपके रक्त समूह होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं इससे AB और O से, तो बता देता हूँ। ये जो आपका O है ये सार्वभौमिक दाता होता है, ये सबको ब्लड दे सकता है जिसको चाहे। और ये AB जो होता है ये सार्वभौमिक प्रदाता, प्राप्त करता होता है, माफ़ कीजिएगा, प्राप्त करता, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो याद कैसे रखेंगे, इन दोनों को मैं याद कराने की एक ट्रिक बताऊंगा अभी। चलिए वो ट्रिक देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप देख रहे हैं O, ये हो गया सार्वभौमिक प्रदाता, तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर। तो आप जानते हैं डोनर में आ रहा है O, और वैसे भी आवाज़ पूरे इस वर्ड की आ रही है डोनर डोनर डोनर, तो O की आवाज़ आ रही है, तो सीधा सा याद रख लेंगे जो डोनर है वो कौन है, O है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो सब चीज़ आपको याद रह जाएगी। फिर आपको याद रहेगा AB क्या है, AB सार्वभौमिक प्राप्त करता है। बस आप इसको याद कर लेंगे कि डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन है, O। चलिए अगला देखते हैं। सार्वभौमिक दाता कौन सा रक्त समूह है, सार्वभौमिक दाता कौन सा रक्त समूह है, तो मैं आपको याद हो चुका होगा। तो सार्वभौमिक दाता है आपका ब्लड ग्रुप
O। चलिए अगला देखते हैं। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा रक्त समूह होता है? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा होगा? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता है A। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह B है वह किस व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? इसे थोड़ा सोचें आप। इसका सही उत्तर क्या होगा? B रक्त समूह वाला व्यक्ति किसको रक्तदान कर सकता है? तो B रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्तदान कर सकता है B को और AB को। जानिए कैसे? जो B रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो B को तो कर ही सकता है, और AB सार्वभौमिक प्राप्त करता है, ये तो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो ये किसको करेगा? B को और AB को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल मैंने बताया था, RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। ये याद रखना, 120 दिन। निम्न में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो बताइए। मैंने ऊपर बताया था लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है, तो सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को ही लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे इसकी मृत्यु होती है। अच्छा अगला है, लाल रक्त कणिकाएं RBC का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले ही बोला। इसको मैं याद कराने की भी कोशिश करूँगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट ये RBC का रासायनिक नाम होता है। तो साथ में देख लेते हैं ल्यूकोसाइड, ये क्या होता है? तो ये नाम होता है WBC का रासायनिक नाम, ल्यूकोसाइड। और थ्रोम्बोसाइड, थ्रोम्बोसाइड नाम होता है प्लेटलेट्स का। तो तीनों ही याद रखने हैं। ल्यूकोसाइड WBC का नाम है, एरिथ्रोसाइड RBC का नाम है, और थ्रोम्बोसाइड प्लेटलेट्स का नाम है। तो मेनली इनमें दोनों में कन्फ्यूज़न होती है, RBC और WBC में। तो याद कैसे रखते हैं, एक बार वो देखते हैं। देखिए ये है WBC और ये है RBC। BC तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें W है, इसमें R है। तो आप इसमें नाम लेंगे दोनों का, तो WBC का नाम है ल्यूकोसाइड और RBC का नाम है एरिथ्रोसाइड। तो R से आप नोटिस करेंगे इसमें 2 बार R आ रहा होगा, एरी और थ्रो, तो 2 बार R आ रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं माइंड में कि R से 2 बार R आ रहा है, एरी और थ्रो, तो ये तो हो जाएगा RBC का। और जो जिसमें R नहीं आ रहा है वो हो जाएगा आपका ल्यूकोसाइड, इसमें कहीं भी R नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में रख सकते हैं। RBC में R आ रहा है तो एरी और थ्रोसाइड, ये ऑप्शन में मिलेगा, आपको टिक लगा देंगे आप। ठीक है। चलिए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण किया जाता है अस्थि मज्जा के द्वारा। अस्थि मज्जा बोन मैरो में ही RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण होता है, मैंने अभी आपको बताया था। रुधिर कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 10 से 13 दिन के बीच, अभी ऊपर बताया था। तो ये भी याद रखने वाली है। प्लेटलेट्स का पूछ ले तो उसका जीवन काल होता है 7 से 10 दिन के बीच। और श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, ऊपर बात कर चुके हैं। चलिए अगला, रक्त कण जो बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करते हैं वे क्या हैं? तो वे हैं आपके ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड मतलब WBC। जो रोग प्रतिरोधकता होती है उसका निर्माण होता है WBC के द्वारा, उसके उत्तरदायी होते हैं WBC, वाइट ब्लड कार्पसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधकता से सीधा सीधा संबंध है श्वेत रक्त कणिकाओं का, याद रखेंगे इसको। रक्त में उपस्थित तत्व है, रक्त में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो रक्त में उपस्थित होता है आयरन। सही उत्तर हो जाएगा आयरन। ये मैंने पहले ही बताया था, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा मौजूद होता है आयरन। तो रक्त में सबसे ज़्यादा मौजूद होने वाला तत्व हो जाएगा आयरन। अगला है,
निम्न में से कौन शीत रक्तकारी प्राणी है? अब ये जानने की कोशिश करते हैं, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। निम्न में से शीत रक्तकारी हो जाएगा आपका कछुआ। अभी शीत रक्तकारी जो टर्म है ये क्या है? तो शीत रक्तकारी वो प्राणी होते हैं जो अपने शरीर का टेम्परेचर या तापमान को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो ऐसे कौन कौन से हैं? जैसे कि मछली वर्ग हो गया आपका, मछली वर्ग हो गया या सरीसृप, ये जो दो वर्ग हैं ये इसमें मेन है। तो मछली वर्ग और सरीसृप वर्ग ऐसे होते हैं शीत रक्तकारी, इनको हम बोलते हैं विषम तापमापी। विषम तापमापी भी हम इनको बोलते हैं, याद रखेंगे। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, ऐसा हो। एक गर्म रक्तकारी प्राणी होता है। गर्म रक्तकारी प्राणी कौन सा होता है? ये वो होते हैं, इनको हम बोलते हैं नियत तापमापी। नियत तापमापी ये बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सही आंसर हो जाएगा इसका चमगादड़। इसमें मनुष्य भी आते हैं, मनुष्य इसी के अंदर आता है। मनुष्य अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, नियत तापमापी होते हैं। रक्त दाब ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र है। तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र होता है आपका स्फेग्नोमोनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और बाकी स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर होता है आपका बाइक वगैरह में स्पीड की मेजरमेंट के लिए। स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर की बात करें तो ये वृत्त की त्रिज्या या रेडियस का, सर्किल की रेडियस नापने के लिए होता है स्फेरोमीटर। बैरोमीटर की बात करें तो वायु दाब मापी, ये होता है वायु दाब मापी, ये वायु का दाब नापता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रक्तदाब क्या होता है? तो जो सामान्य रक्तदाब है वो होता है 80 to 120 mmHg। तो इसको याद रखेंगे। तो रक्तदाब का जो निर्धारण होता है वो होता है सिस्टोल और डायस्टोल के बेस पे। तो सिस्टोल मतलब हृदय का सिकुड़ना और हृदय का फूलना, इन दोनों के बेस पे ये निर्धारण होता है सामान्य रक्तदाब का। चलिए, तो जैसे सिस्टोल होता है, सिस्टोल आपका हो गया 120 और डायस्टोल होता है आपका 80। ऐसा इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट आपको मेनली यही याद रखना है कि 80 to 80 से 120 mmHg होता है सामान्य रक्तदाब। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई? तो RH फैक्टर की खोज की गई थी लैंडस्टीनर और बीनर के द्वारा। मैंने ऊपर भी बताया था बार बार कि लैंडस्टीनर ने ही RH फैक्टर की भी खोज की थी और रक्त समूह ब्लड ग्रुप की भी खोज की थी। चलिए, और ये ल्यूवेनहॉक में बता चुका हूँ, ये सबसे पहले बताया था बैक्टीरिया की खोज के लिए जाने जाते हैं। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन या रक्त संचरण के लिए। और ग्रेगर मेंडल, ये इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की खोज किसने की थी? तो ग्रेगर मेंडल ने की थी। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है RH कारक दर्शाता है। तो RH कारक दर्शाता है रीसस कारक, जिसका सही उत्तर हो जाएगा रीसस कारक। RH फैक्टर की जो खोज की गई थी वो की गई थी रीसस बंदर पर। रीसस बंदर, इसलिए क्या दर्शाता है? ये रीसस कारक दर्शाता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि RH फैक्टर किस जंतु के ऊपर खोज की गई थी, तो याद रखेंगे बंदर के ऊपर खोज की गई थी। चलिए तो आगे देखते हैं। बस यही था हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और खुश रहिए, खुश रह करके पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।